सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी 2023 की स्ट्रेटजी के बारे में। काफ़ी दोस्तों का इसमें कमेंट है कि सर 2023 की एक अच्छे से हमें स्ट्रेटजी बनाकर थोड़ा गाइड कीजिए। तो आज का पूरा वीडियो डेडिकेट है इसी पर। हम मुख्य रूप से किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी में कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है। आपको सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑप्शनल सब्जेक्ट, कोचिंग करनी है या नहीं करनी है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, एनसीईआरटी आपको कैसे पढ़नी है। तो मुख्य रूप से 5-6 बातें हैं जिस पर हम खुल के इसमें वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन रखना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात पर चर्चा करने वाले हैं कि जैसे सिलेबस की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनको ये भी पता नहीं होता है कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। ऐसे ही उठा के मतलब तैयारी शुरू कर देते हैं। आपको गलती ये नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि गूगल करना है। यूपीएससी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा 2021-22 का जो भी नोटिफिकेशन है, उसके अंदर प्री मेंस और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट और इंटरव्यू का भी उसमें सिलेबस होता है। तो उसका आप प्रिंट आउट ले लीजिए और प्रिंट आउट लेके अपनी दीवार पर सामने चिपका लो या अपने टेबल पर होना चाहिए। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले तो उसको इंग्लिश में आप प्रिंट आउट लेना, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको प्रिंट आउट लेना है। बाकी अदर लैंग्वेज वाले भी ऐसा कर सकते हैं कि इंग्लिश और उनकी जो अदर लैंग्वेज है उसमें आप प्रिंट आउट ले सकते हो। मुझे ये पता नहीं कि अदर लैंग्वेज भी सिलेबस आता है या नहीं आता, लेकिन हिंदी इंग्लिश में सिलेबस आता है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपकी टेबल पर क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। और इसके अंदर आपको एक काम करना है कि कम से कम 2 या 4 दिन आपको बैठ के चीज़ों को समझना है कि जैसे हिस्ट्री में कौन से टॉपिक उसमें दिए गए हैं, ज्योग्राफी के कौन से टॉपिक उसमें दिए गए हैं, पॉलिटी के कौन से टॉपिक हैं, प्रीलिम्स में कौन से टॉपिक है, मेंस में कौन से टॉपिक है। इनको आपको जरूर देखना है कि थोड़ा सा 2-4 दिन बैठ के उसको एनालिसिस करना है। और किताबों के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात आ गई सिलेबस की। ये आपके पास कंपल्सरी रूप से होना चाहिए। और आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे यार हमारे पास सिलेबस नहीं, हम कहाँ से डाउनलोड करें। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, यदि आप ऐसे सोचने वाले व्यक्ति हो ना, तो आपको यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यूपीएससी के जर्नी के अंदर ये तो शुरुआत इस तरह है। आगे आने वाले समय में आपको इतनी ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, आपको खुद इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। आप दूसरों पे डिपेंड यहाँ पे नहीं हो सकते। तो आप इसके लिए किसी को शिकायत मत करना कि हमारे पास सिलेबस नहीं है, हम कैसे तैयार करें। इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि आप मैच्योर हो, इसीलिए आपने ये डिसीजन लिया है कि आपको 2023 की एग्जाम देनी है। यहाँ पे दूसरी बात आती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। पहला आपका, मैं ये मानता हूँ कि आपकी तैयारी का जो 5% पार्ट है आपका सिलेबस है। सिलेबस को आप सही से एनालिसिस करते हो तो आप अपनी जर्नी की ओर 5% आगे बढ़ चुके हो। आगे मैं 5% और ऐड करना चाहूँगा। जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समझने लगते हो, चाहे वो प्री के हो, मेंस के हो, आप इन क्वेश्चनों का एनालिसिस कर सकते हो। आप यदि कोई परचेज नहीं करना चाहते हो तो आप यूपीएससी की साइट पे जाना और वहाँ पे आपको प्री और मेंस के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, आपके ऑप्शन सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अब आपको उसमें 2-3 दिन बैठ के एनालिसिस करना है कि जैसे आपने सिलेबस देखा, ज्योग्राफी का, मेंस का सिलेबस देखा, प्री का सिलेबस तो उतना डिफाइन नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको मेंस की तैयारी पहले करनी चाहिए। याद रखना इस बात को, प्री और मेंस की तैयारी इंटीग्रेटेड रूप से होगी, अलग नहीं होगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप ऐसा कर सकते हो कि जो मेंस का आपका सिलेबस है उसको देखना, मेंस के क्वेश्चन पत्र देखना, प्री के भी आप क्वेश्चन दे सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि जीएस फेस्ट के अंदर मेंस के अंदर ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी प्री में भी है। अब आपको ये देखना है कि प्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। इसमें आप ये कर सकते हो कि कम से कम 5-10 दिन आप एक स्ट्रेटेजी बना के सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों को मिला के 5-10 दिन इस पर लगा सकते हो। थोड़ा एनालिसिस कर सकते हो, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देख सकते हो। आजकल तो जो भी नॉलेज चाहिए आजकल ऑनलाइन सब कुछ आपको उपलब्ध रहता है। तो ये 2 मुख्य चीज़ें हैं कि आपको ये ध्यान में रखना है कि ये आपकी स्टडी टेबल पे होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना कि आपकी स्टडी टेबल पर या आपकी दीवार पर सिलेबस नहीं है, स्टडी टेबल पर आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, तो आप कहीं न कहीं और लोगों से पीछे हो रहे हो। ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि पहले का ज़माना अलग था कि ऑफलाइन कोचिंग होती थी, आपको इतना गाइड नहीं मिलता था, लेकिन आजकल तो गाइडेंस की कमी नहीं है। आराम से आप ऑनलाइन तरीके से प्राप्त कर सकते हो। तीसरा पॉइंट यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं कि कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी। तो यहाँ पे जैसे मेरा ये मानना है कि जीएस के जो पेपर है, जैसे जीएस के पेपर हो गए, ऐसे पेपर हो गया, या प्रीलिम्स में जीएस के जो टॉपिक है, उनके लिए आप सेल्फ स्टडी की ओर जा सकते हो। यदि आप कोचिंग वहन करने की क्षमता नहीं रखते हो या आप मतलब आप चाहते हो कि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो कोई इसमें बुराई नहीं है। आजकल बहुत सारे टॉपर है जो सेल्फ स्टडी के माध्यम से टॉप 10 में भी आए हैं। तो वो आपकी मर्जी है कि आपको कोचिंग करनी है नहीं करनी है। ठीक है, इस बारे में मेरी अलग राय रहती है कि सबकी अलग-अलग ओपिनियन रहती है। तो मेरा भी ये है कि यार जीएस के टॉपिक में थोड़ा-सा मैं क्यों पैसा खर्च करूँगा, मुझे खुद को ज़्यादा सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। क्योंकि प्री के अंदर जो अधिकांश क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं, या करंट अफेयर में आप यदि डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो वहाँ से आपका कवर हो सकता है। इसके अलावा एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे थोड़ा स्मार्ट बन सकते हो। मैं आपको एक कोचिंग के बारे में बता रहा हूँ,
ठीक है। ये कोचिंग का नाम है प्रेप लडार। तो यहाँ पे जैसे अभी पॉलिटी फ्री में चल रहा है और वो भी एम पुरी सर के द्वारा। एम पुरी सर यूपीएससी के बहुत मतलब बड़े टीचरों में आते हैं जो कि पॉलिटी और आईआर अच्छे से पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी प्रेप लडार ऐप पर आपको कुछ दिनों के लिए पॉलिटी फ्री में मिल रही है। तो आप ये स्मार्ट तरीका अपना सकते हो कि बिना पैसे खर्च करे आप ऐसी चीज़ों को कर सकते हो कि आपको कोई फ्री में अच्छे टीचर के लेक्चर मिल जाए, तो आप उनको बिल्कुल देख सकते हो। ये मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। और आप वीडियो को जैसे एक्सेस करोगे ना, वहाँ पे कोड आपको डालना पड़ेगा, तो आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हो धर्म50, ठीक है। और प्रेप लैडर का जो ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप इसको देख सकते हो यहाँ पे। और प्रेप लैडर ऐप पर एक चीज़ और आपको मिल जाएगी, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो वहाँ पे। इसके अलावा मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ा, एम पुरी सर के लेक्चर देखे, उसके बाद में आपको क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना है, तो प्री और मेंस के वहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, वो भी फ्री में। एनसीईआरटी की जैसे आपको समरी चाहिए, वो भी आपको फ्री में मिलने वाली है। तो एक बार जरूर चेकआउट करना, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी की बात करें तो इसमें मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपकी क्या मर्जी है, आप किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर चलते हो। मैंने अपनी राय बता दी कि जीएस और एसए राइटिंग में आप चाहो तो जो भी फ्री रिसोर्सेज आपको मिलते हैं, चाहे ऑनलाइन रिसोर्सेज हो, आजकल गूगल, टेलीग्राम, यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं जिनका आप लाभ ले सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की, आपको कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा मेरा ये मानना है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप कोचिंग कर सकते हो। जैसे हम ये कर सकते हैं कि जैसे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको जल्दी कवर करना हो, तो उसके लिए आप अच्छे टीचर का आप बिल्कुल सहारा ले सकते हो। मैंने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट की कोचिंग की थी, लेकिन जीएस में कोई मुझे बेनिफिट उसमें ज़्यादा नज़र नहीं आया था, क्योंकि जीएस का सिलेबस इतना डायनेमिक है, डेली बेसिस पर चेंज होता है। जैसे आप करंट अफेयर को देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो वहाँ से आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हो। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आप कोचिंग कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को एक बात मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, मेरे इतने सालों का अनुभव ये कहता है कि आपको वो सब्जेक्ट चुनने जो हाई स्कोरिंग हो, जिसकी तुलना इंग्लिश मीडियम से आपको नहीं करनी पड़े। मतलब जहाँ पे कंपटीशन की बात आती है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, ऐसा सब्जेक्ट आपको लेने से बचना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट आप ले सकते हो? जैसे सबसे ऊपर प्रथम स्थान पर आप रख सकते हो हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य, मतलब लिटरेचर के सब्जेक्ट आप ले सकते हो, और हिंदी साहित्य आप पहली प्राथमिकता दे सकते हो। अब इसमें आपका कोई भी बैकग्राउंड नहीं रहा हो, कभी भी आप बीटेक करके आए हो या आप और कुछ करके आए हो, लेकिन आपको मीडियम हिंदी लेना है और सब्जेक्ट हिंदी का ही कोई चुनना है, तो मेरे हिसाब से हिंदी साहित्य बेस्ट रहेगा। क्योंकि जैसे मैंने 4 मेंस दिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, मेरा स्कोर एवरेज ये मान सकते हो 250 260 के आसपास रहा। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होने के पीछे एक सब्जेक्ट, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसका गलत चुनाव करना रहा। क्योंकि मैंने कितनी मेहनत की, ऐसी बात नहीं कि मैंने मेहनत नहीं की। मेहनत नहीं करता तो मैं 3 बार इंटरव्यू तक नहीं पहुंचता, या जीएस में, निबंध में मेरे मार्क्स भी नहीं आते। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि थोड़ी सी प्लानिंग आप करते हो, स्ट्रेटेजी करते हो कि आपको ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव करना है कि एक तो जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट नहीं बैठे हो, क्योंकि उसमें एक स्केलिंग प्रोसेस भी होती है। बाद में सभी को तो पास नहीं कर सकते ना, एक सब्जेक्ट में सभी को ज़्यादा मार्क्स नहीं दे सकते। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको ये रिसर्च करना है कि किस सब्जेक्ट में हिंदी माध्यम में सिलेक्शन हो रहे हैं। आप सिलेक्शन देखो लिस्ट में कि जैसे 30-40 लोगों का हिंदी माध्यम से सिलेक्शन हो रहा है, जैसे 2-3 सालों से 30 के आसपास हो रहा है, तो उनमें से 50% कौन से मिलेंगे आपको? हिंदी साहित्य वाले मिलेंगे। उसके बाद में जैसे हिस्ट्री एक अच्छा सब्जेक्ट अभी भी अच्छा स्कोरिंग कर रहा है। इसके अलावा संस्कृत साहित्य हो गया। लिटरेचर के सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा प्राथमिकता दे सकते हो। और इंग्लिश मीडियम में जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, या आपके मैथ या बीटेक के कोई सब्जेक्ट हो गए। इंग्लिश मीडियम में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और रिसोर्सेज के हिसाब से। लेकिन हिंदी मीडियम में ये थोड़ी सी दुविधा रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट का मामला आता है। जैसे मैंने ज्योग्राफी ले रखा था, तो मुझे हिंदी मीडियम का तो पढ़ना ही पड़ना है। अब मुझे उसको कंटेंट को वैलिडेशन करने के लिए मुझे इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो मेरा टाइम किस में जा रहा है? अब मेरे चारों मेंस में ये बात कॉमन रही कि मेरा लगभग टाइम ऑप्शनल सब्जेक्ट में चला गया, और जीएस को मैं ज़्यादा देख ही नहीं पाया। तो मुझे यहाँ पे दोहरा नुकसान हुआ। जीएस में भी मार्क्स उतने नहीं आ पाए जितने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के आते हैं, और साथ में सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा बोलते हैं पीएचडी करने लगे एक तरह से, तो उसमें काफ़ी टाइम खराब होता है और मार्क्स भी नहीं आते हैं। और आप उठा के देख लो, हिंदी मीडियम में जैसे ज्योग्राफी हो गया, बाकी अन्य जो ऐसे सब्जेक्ट हैं, उनमें मार्क्स तुलनात्मक रूप से कम ही आए हैं। ठीक है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उनमें हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन जो मैं बात बता रहा हूँ अपने अनुभव के हिसाब से, अपने ओपिनियन के हिसाब से, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे हिंदी साहित्य सब्जेक्ट आप चुनोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है। एक तो इंग्लिश मीडियम का कंपटीशन हट गया आपका, दूसरा कि हिंदी साहित्य से कितने लोग बैठते हैं, पिछले 5 साल का आप एवरेज उठा के देखोगे तो मिनिमम या मैक्सिमम हम देखते हैं कि 200-250 लोग होंगे जिन्होंने हिंदी साहित्य से मेंस लिखा होगा, और स्कोर भी मतलब ठीक ठाक रहता है। मैं अपने दोस्तों की तुलना करता हूँ जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनमें तुलना करता हूँ, तो हिंदी साहित्य सब्जेक्ट अच्छा सब्जेक्ट कहा जा सकता है। तो ओवरऑल बात क्या है कि सब्जेक्ट आप ऐसे चुनाव करना कि एक तो हाई स्कोरिंग हो, एक ये देखना 4-5 साल में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन किस में हो रहा है,
एक आपका इंटरेस्ट भी हो सकता है कि आप ऐसे सब्जेक्ट लो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और छोटा सिलेबस हो, ये भी देख सकते हो कि थोड़ा छोटा सिलेबस हो। रिसोर्सेज आप कैसे कवर कर सकते हो कि आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी कर सकते हो या आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें आप देख के फिर अपना एक रखना। मुझे ये कमेंट मत करना कि सर आप हमें सजेस्ट करो। मैंने आपको 4-5 बातें बता दी कि आप जब भी सब्जेक्ट का चुनाव करो उसमें ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आप कोचिंग करना चाहो सब्जेक्ट की कर सकते हो क्योंकि कम समय में निपटाना है आपको, 3 महीने में निपटाना है। 3-4 महीने में आपको उसको खत्म करना है। जैसे हिंदी साहित्य में मानता हूँ कि 3 महीने में आराम से पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो। संस्कृत साहित्य भी ऐसा हो सकता है। जैसे कई बार मैंने पवन जी का वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, तो पवन जी ने बताया, पवन जी के अच्छे मार्क्स आए हैं संस्कृत साहित्य में। जब अन्य सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आ रहे थे उस समय भी पवन जी के 300 प्लस मार्क्स आ रहे हैं संस्कृत साहित्य में। इस बार भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो संस्कृत का मैं एक अनुभव कह सकता हूँ। इस बार संस्कृत से कम 10-11 लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो हिंदी साहित्य भी अच्छा है, संस्कृत भी अच्छा है, तो ऐसे सब्जेक्ट आप देख सकते हो और कोचिंग आप इसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये तो बातें हो गई कि आपको सिलेबस, प्रीवियस ईयर के पेपर, कोचिंग आपको करनी है या नहीं करनी, ये आप पे छोड़ता हूँ कि आपका फैसला है। मतलब इसमें ये कि आप बिल्कुल भी 1 रुपया भी नहीं खर्चना चाहते हो तो ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हो। आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप चाहोगे तो सब कुछ आपको मिलने वाला है। बस आपकी क्षमता होनी चाहिए कि आपको कौन सा कंटेंट कहाँ सर्च करना है, सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है। क्योंकि आजकल अच्छे लोग हैं जो अपना नॉलेज स्टूडेंट्स के लिए फ्री में शेयर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे आपको ऐसे और इथिक्स पढ़ना हो तो मैंने ऐसे इथिक्स पूरा सिलेबस पढ़ा दिया, प्लेलिस्ट में जाकर देखना एक बार। अब जैसे ऐसे में मेरे 157 मार्क्स आए और वहाँ पे मैंने कम से कम 10-12 वीडियो बनाए। अब इंग्लिश मीडियम में भी कुछ स्लाइड बनाई है, हिंदी मीडियम में भी। हिंदी मीडियम के लिए तो अपना चैनल वरदान है क्योंकि इस पे सब कुछ आपको कंटेंट मिलने वाला है। लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ी सी मेरी अभी प्रॉब्लम ये है कि मैं भी अभी एग्जाम दे रहा हूँ, तो इंग्लिश मीडियम का अच्छा कंटेंट मैं भी तैयार नहीं कर पाया हूँ। लेकिन जैसे मैं इन प्रोसेस से फ्री हो जाऊंगा तो अच्छा कंटेंट मैं इंग्लिश मीडियम के लिए भी लेकर आऊंगा। लेकिन जैसे ऐसे राइटिंग की मैंने स्ट्रेटेजी बता रखी है कि मेरे 107 मार्क्स कैसे आए, और इसके अलावा जैसे 4 मेंस मैंने लिखे हैं, तो हर बार मेरे ऐसे राइटिंग की वजह से मैं इंटरव्यू कॉल मेरा हुआ है। एक बार इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, बाकी 3 बार इंटरव्यू कॉल हुआ। तो ऐसे राइटिंग सबसे पहले स्थान पर है क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स उसमें देखने को मिले। तो मैंने अपना जो अनुभव वो शेयर किया है। तो आप ऐसे राइटिंग के लिए 20,000 रुपये क्यों शेयर मतलब कोचिंग वालों को देने वाले हो, जब आपको मैं फ्री के अंदर अच्छे से गाइड कर रहा हूँ कि आपको ऐसे-ऐसे तैयार करना है। उसमें मैंने ऐसे लिख के भी दिखाए हैं। इसके अलावा टॉपर्स के भी ऐसे आप देख सकते हो। तो आपको 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस स्ट्रेटेजी पे काम कर सकते हो। दूसरी बात करें, जैसे एथिक्स की बात कर रहे हैं, तो एथिक्स मैंने पूरा सिलेबस के लगभग 32 वीडियो बनाए हैं, बिल्कुल फ्री में। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखना। तो आप क्यों एथिक्स का 1 रुपया किसी को देने वाले हो? आराम से यहाँ से समझ सकते हो। इवन इस बार बहुत सारे मेरे दोस्तों का इंटरव्यू कॉल हुआ, इंग्लिश माध्यम से भी है। उन्होंने भी ये कहा कि मेरे नोट्स और जो वीडियो है उनके लिए बहुत लाभदायक हुई है क्योंकि लगभग क्वेश्चन वहाँ से आए। और हिंदी तो सब लोग समझते हैं, तो कम से कम उस चीज़ को समझ सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम में भी वैसा आपको करना हो वो कर सकते हो। इसके अलावा आंसर राइटिंग के भी आपको यहाँ पे शानदार वीडियो मिलने वाले हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे आपको फ्री रिसोर्सेज का लाभ लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए काम आने वाली है। अब हम बात करते हैं टाइम टेबल की, कैसे आपको टाइम टेबल रखना है और कौन से रिसोर्सेज को आपको कैसे कवर करना है। जहां पर बात करें हम रिसोर्सेज की कि प्री और मेंस के अंदर कौन सी किताबें, कौन से नोट्स आपको फॉलो करने हैं, अपने चैनल पर मैंने कम से कम 10-15 वीडियो इन पे बना रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखना या सर्च करना यूट्यूब पे अपने चैनल के नाम से कि बुक्स और रिसोर्सेज की कौन सी वीडियो आपको देखने हैं। पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, वो भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं। बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में एथिक्स के, एसए के, एनसीईआरटी के नोट्स टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूँ। तो एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक करना, टेलीग्राम का लिंक वहाँ पे दिया गया है। और यदि सर्च नहीं होता है, मतलब आप कोई लिंक काम नहीं करता है, तो आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करना स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाकर, तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाना। वहाँ पे अच्छा कंटेंट में डेली बेसिस पर जैसे द हिंदू की नोट्स भी शेयर करता हूँ। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब 6 महीने का हम एक बार पहले टाइम टेबल बनाते हैं या 7-8 महीने का एक टाइम टेबल बनाते हैं कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। जैसे अभी मई चल रहा है, मई से लेकर दिसंबर तक आपको क्या काम करना है। पहले जो 6 महीने हैं, पहले 6 महीने में एक आप टाइम टेबल बनाओ। दिन में 2-3 चीज़ों पे आपको काम करना है कि एक तो आपको जीएस कवर करना है। जीएस का जैसे कोई भी एक टॉपिक आप साथ लेके चल सकते हो, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी आपका मन करे एक टॉपिक साथ में ले लो। एक आपको लेकर चलना है अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, 2 चीज़ों को साथ लेके चलना है कि एक टॉपिक तो आपका जीएस का कवर होगा। जैसे आप दिन में 8 घंटे पढ़ते हो तो 2 घंटा जीएस पढ़ो, 2 घंटा आप ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ो। फिर 2 घंटा आप ऐसा कर सकते हो कि न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो या कोई मैगज़ीन आपको पढ़नी है वो कर सकते हो। फिर 1-2 घंटा आपको कोई वीडियो भी देखनी हो, स्ट्रेटेजी की वीडियो देखनी हो, वो आप कर सकते हो या आपके अकॉर्डिंग बना सकते हो। 3-3 घंटे के हिसाब से स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो। तो पहले 6 महीने में आप क्या करना है कि 6 महीने के अंदर किसी भी कंडीशन पर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार हो जाना चाहिए और उसमें भी आपको ठीक-ठाक आंसर राइटिंग भी करनी है कि जैसे आपके टॉपिक पूरे हो रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए, आंसर राइटिंग करना शुरू किया। आप ये मत सोचना कि मेरा आंसर गलत है, सही है, बुरा है, अच्छा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज़ का पड़ता है कि आपने एफर्ट लगाया कि नहीं लगाया, आपने उसमें आंसर राइटिंग करने की कोशिश की या नहीं की। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 6 महीने के अंदर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी तैयार हो जाएगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर राइटिंग भी कर सकते हो।
इसमें एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉपर्स के नोट्स देखना। जैसे आपका हिंदी साहित्य है तो हिंदी साहित्य के टॉपर्स की टेस्ट सीरीज आपको कहीं भी मिल जाएगी, उनके मॉक टेस्ट पहले के दिए हुए मिल जाएंगे। तो जैसे आपने हिंदी साहित्य में एक सेक्शन पूरा किया, कहानी टॉपिक पढ़ी, तो कहानी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपने लिख दिए, या टॉपर्स की मॉक टेस्ट उठा के उनमें देखा कि उन्होंने कैसे लिखा। सब कैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि अपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब से आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। तो कुल मिला के बात यह है कि मई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक मतलब आपको ये कोशिश कर लेनी कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म हो जाए। जैसे मुझे अभी ये 2023 में एग्जाम देना होता तो मैं 3 महीने के अंदर अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट निपटा लेता। 3 महीने में अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट निपटा के अगले जो 3 महीने हैं उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट की मैं आंसर राइटिंग करता। तो यदि आप ये बात मेरी कोरिलेट कर पा रहे हो तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। साथ में मैं ये करता 6 महीने का जीएस का टारगेट बनाता, और जीएस में कैसे पढ़ता, प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड स्टडी का एक टाइम टेबल बनाता। कैसे, जैसे मुझे हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री मुझे पता है कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये जितने भी टॉपिक है प्री में भी है और मेंस में भी है, तो मैं दोनों को एक साथ पढ़ता ताकि मुझे अलग दोबारा से प्री के लिए अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, मेंस के लिए अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री की बात करें, जीएस फेस्ट के अंदर आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, आधुनिक भारत है, प्री के अंदर सेम टॉपिक है, सेम रिसोर्सेज है, तो दोनों को एक साथ पढ़ लो और प्री और मेंस के क्वेश्चन भी एक साथ देखते चलो, और जहां जहां मौका मिलता है आंसर राइटिंग कर डालो। जैसे हिस्ट्री पूरी हो गई आपकी, आंसर राइटिंग कर दो हिस्ट्री की। अभी उतना अच्छा आंसर नहीं रहेगा क्योंकि आंसर जो होता है इंटीग्रेटेड होता है। जब आपको पूरा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद में आपका बेस्ट आंसर आएगा, क्योंकि यूपीसी की जो आंसर होता है उसके अंदर इंटीग्रेटेड अप्रोच काम आती है। चाहे आपने ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब जितनी पढ़ ली उसको इंटीग्रेट आपको करना उसमें। तो आंसर राइटिंग के लिए, अच्छा आंसर राइटिंग के लिए मैंने बहुत शानदार लेसन बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में एक बार जाकर देखना। चाहे हिंदी मीडियम को, इंग्लिश मीडियम को, आप उस अप्रोच को सीख गए ना तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि जीएस में भी मेरे 415 मार्क्स आ चुके हैं और वो भी हिंदी माध्यम में आ चुके हैं, तो इसका मतलब मार्क्स तो आते हैं यार। ठीक है, हाल ही में थोड़े जीएस में हिंदी माध्यम में मार्क्स कम हुए हैं, उसके अलग कारण हो सकते हैं, स्केलिंग हो सकती, स्केलिंग क्या मतलब मार्किंग पैटर्न अलग हो सकता है। जीएस में स्केलिंग नहीं होती, ऑप्शनल सब्जेक्ट में थोड़ी सी स्केलिंग होती है। जीएस में ये होता है कि मार्किंग पैटर्न बदलता रहता है, यूपीएससी का, यूपीएससी की कट ऑफ बदलती रहती है, ठीक है, उसके हिसाब से बदलता रहता है। तो पहले 6 महीने में हमें क्या करना है, एक जीएस का टाइम टेबल, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का टाइम टेबल, दोनों को धीरे धीरे करते हुए, प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए थोड़ी थोड़ी आंसर राइटिंग करनी है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट का कोचिंग करना है तो कोचिंग कर सकते हो, आपकी मर्जी है। नहीं तो मार्केट में सभी कोचिंग के नोट्स फोटोकॉपी वाली शॉप पे मिलते हैं, जीएस के भी जितने भी नोट्स हैं फोटोकॉपी वाली शॉप पे मिलते हैं। तो ये आपको कर लेना 6 महीने। उसके बाद में जैसे 2-3 महीने बचते हैं, दिसंबर से पहले आपके पास 2 महीने बचते हैं, तो उसमें पूरा सिलेबस आपने कवर कर लिया, उसको रिवीजन स्ट्रेटेजी में लगाओ और उसके आंसर राइटिंग करो। तो दिसंबर तक मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके 7-8 महीने में आपका सिलेबस कवर हो जाता है। और यहाँ से वही लोग सक्सेस होंगे इस चांस में 2023 में जो इस चीज़ को समझ पाते हैं, यदि अपना सिलेबस पूरा निपटा पाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप में से किसी को जीएस की कोच, जैसे आंसर राइटिंग की कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अकॉर्डिंग जैसे भी आपको लगता है, जैसे विजनाइज की करनी है या कोई और अच्छा हो सकता है। जैसे मैंने विजनाइज की, मैंने आंसर राइटिंग की तो उनकी अप्रोच अच्छी है। बाकी इसमें नहीं भी करना चाहते हो तो सबके फोटोकॉपी मार्केट में मिलते हैं, किसी भी कोचिंग की फोटोकॉपी के टेस्ट भी मार्केट में मिलते हैं। आपको करना चाहो तो वहाँ पे भी कर सकते हो। पेड कोर्स करने की या पेड मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कभी मैं इसको सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा। आपके अकॉर्डिंग आप अपना फैसला लेना। तो ये बात तो होगी 6 महीने की। और दिसंबर के बाद में जैसे मुख्य रूप से क्या होगा, आपको सीसेट का पेपर तैयार करना है। फिर थोड़ा हमारा फोकस क्या होगा, विशेषकर फरवरी के बाद में हमारा फोकस 3-4 महीने के लिए क्या हो जाएगा, प्री को लेकर हो जाएगा कि हम कम से कम डेडिकेट 100 दिन कम से कम प्री के लिए पढ़ेंगे। उसके अंदर सीसेट भी तैयार करेंगे, फैक्चुअल चीज़ें भी तैयार करेंगे, बहुत सारे एक वाइड चीज़ों को लेकर साथ में चलने वाले हैं। मॉक टेस्ट भी उसमें आपको प्री के लिए देने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, है ना। तो आप समझ गए होंगे कैसे करना है। एक चीज़ बात आती है न्यूज़पेपर की, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम को, आपको एक न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से चूज करना चाहिए, निश्चित रूप से चूज करना चाहिए। आपको थोड़ा जोर आएगा पढ़ने में, थोड़ा यूट्यूब से सहारा ले लेना, जैसे कोई हिंदू पढ़ाता है तो उसका सहारा ले सकते हो। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेंस की तैयारी का 50% पार्ट आपका इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू से होकर गुजरेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। और एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी किताबें प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है इसके लिए तो मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वहाँ पे देख लेना एक बार प्लेलिस्ट में। और मैं ये मानता हूँ कि आपको कोई ये बोलता है कि एनसीईआरटी किताबें नहीं पढ़नी, आप ये किताबें पढ़ो, कोचिंग नोट्स पढ़ो, तो आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है। मेरी जर्नी का सार ये रहा है कि यार एनसीईआरटी किताबों को कोई तोड़ ही नहीं है। आपको कम से कम 5 बार उनका पढ़ना है, 5 बार उनको रिवाइज करना है। कम से कम 2-3 बार रीडिंग के बाद में आप नोट्स बनाना शुरू कर देना। शुरू में नोट्स मत बनाना, 3 रीडिंग एनसीईआरटी की करो और उसके बाद में नोट्स बनाना शुरू करना। क्योंकि प्री का तो पूरा ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी से पेपर बनता है। मेंस के अंदर भी इवन मतलब अच्छा खासा कंटेंट आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा। तो जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो पहले हिस्ट्री की एनसीईआरटी निपटा लो, बाद में स्पेक्ट्रम पढ़ना या किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ना। जैसे आप मतलब ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी 6 से 12 तक जो नई वाली एनसीईआरटी है वो पढ़ना। उसके बाद में वैलिडेशन के लिए आपको किसी कोचिंग का सहारा लेना या कोई वीडियो देखने बाद में करना। कहने का क्या मतलब, प्री और मेंस दोनों इंटीग्रेटेड पढ़ोगे तो एनसीईआरटी का दोनों जगह रोल होता है। और आप ये देख सकते हो टॉपर्स की सजेशन के हिसाब से आप जो भी किताबें आप वो देख सकते हो, आपकी मर्जी है।
तो मेरे हिसाब से सब चीज़ें मैंने कवर की है, आंसर राइटिंग से लेकर टेस्ट 3 से लेकर एनसीईआरटी सब चीज़ें इसमें हमने इंक्लूड की है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि लास्ट में ये बात कोई नहीं बोलता, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जैसे आप 2023 की स्ट्रैटेजी पे जा रहे हो, आज से ही अपने जो व्यक्तित्व है ना उसका विकास भी करना है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जैसे 3 इंटरव्यू मैंने फेस किए हैं, तो यदि मुझे कोई ऐसा गाइड करने वाला था शुरू से कि यार जितना आप पढ़ाई में लगाते हो उतना ही आपको अपने व्यक्तित्व को सुधारना है। आपका कम्युनिकेशन स्किल है, आपके बोलने चालने की जो आपका ढंग होता है, एक पर्सनैलिटी होती है, आप कैसे सोचते हो, कैसे बातें करते हो, आप एक साहस की भावना रखते हो, डिबेट में आराम से कर लेते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको साथ लेके चलना चाहिए। इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आप कितने ही मेंस में मार्क्स लेके आओ, जैसे मैंने 821 मार्क्स मेंस में लाया हूँ, लेकिन फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहीं न कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सही नहीं था या पर्सनैलिटी अच्छी नहीं थी, तो उनको इंटरव्यू बोर्ड वालों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने बहुत कम मार्क्स दिए। तो जैसे मेरा 5-7 मार्क्स और मुझे ज़्यादा मिलते या 10 मार्क्स ज़्यादा मिलते तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो ये मैंने जो गलती की वो आप मत करना कि अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को भी साथ में लेके चलना। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा आपको, मैं आशा करता हूँ वैसे अच्छा मैंने बनाने की कोशिश की है, अच्छी बातें बताने की कोशिश की है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और इसके अलावा मैंने जो आपको जैसे प्रेपलडार कोचिंग का भी बताया, आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे यहाँ पे अभी पॉलिटी फ्री चल रहा है, तो आने वाले वक्त में ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ फ्री में आने लग जाएगा। तो आप थोड़ा स्मार्ट बन सकते हो कि जैसे-जैसे चीज़ें फ्री में आती है उनका लाभ ले सकते हो। पेड कोर्स करो या नहीं करो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।